मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पैडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम अपनी यूनिट सेकेंड इतिहास में अधिगम संसाधन को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं इतिहास शिक्षण में पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग। पुस्तकालय, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि क्या है। पुस्तकालय वह स्थान है जहां पर की पुस्तकों का एक संग्रह किया जाता है। विभिन्न प्रकार के विविध विषयों की पुस्तकों का संग्रह किया जाता है और उन्हें केवल संग्रह ही नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें व्यवस्थित रूप से जमाकर और सुरक्षित रखने की संपूर्ण व्यवस्थाएं की जाती हैं। अर्थात कि पुस्तकालय जो है वो एक तरह से वो पुस्तकों को सुरक्षित रखने का एक स्थान है, जहाँ पर जो भी व्यक्ति जिस भी विषय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहता है या कोई किसी भी प्रकार की सूचना को देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो पुस्तकालय के अंदर जाएगा और वहाँ पर वो उसकी वांछित पुस्तक को वो लेगा और अपने विषय से संबंधित जानकारी जो उसे जुटानी है उसे वह एकत्रित करके लेकर। पुस्तकालय शब्द जो है वो लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि अंग्रेजी में इसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। लाइब्रेरी शब्द जो है वह लैटिन भाषा के लाइब्रा से बना है, जिसका अर्थ है पुस्तक। इसका अर्थ क्या है? पुस्तक, ठीक है ना। यानी कि लैटिन भाषा के शब्द लाइब्रा से मिलकर से इस लाइब्रेरी शब्द का निर्माण किया गया है, इसकी उत्पत्ति हुई है। और जिसका अगर अर्थ हम देखते हैं लाइब्रा का, तो वो है पुस्तक से इसका अर्थ लगाया जाता है। अगर हिंदी के अंतर्गत हम इसे देखते हैं तो उसका संधि विच्छेद करो तो पुस्तक धन आलय। पुस्तक यानी कि किताब, आलय यानी कि घर, या जहां पर उसे सुरक्षित रखा जाता है। अर्थात कि पुस्तकालय यानी कि जहां पर पुस्तकों को भंडारण यानी कि उनको सुरक्षित ढंग से रखा जाता है, वह पुस्तकालय कहलाता है। पुस्तकालय में तो हम कहते हैं कि एक पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की जो एक वांछित सूचनाओं से संबंधित समस्त सामग्री रखी जाती है। अब हम अभी तक बार ये कह रहे हैं कि पुस्तकालय में पुस्तकें, लेकिन पुस्तकालय में और भी कई ऐसे साधन हैं जिनको कि सुरक्षित रखा जाता है। अब कौन से ऐसे हैं? जैसे अधिगम सामग्री या अध्ययन सामग्री होती है, उनमें जैसे पुस्तकें, ये तो सबसे अनिवार्य है कि पुस्तकें होनी चाहिए। वहां पर पुस्तकें होती ही हैं मूल रूप से, क्योंकि इसीलिए उसका नाम पुस्तकालय रखा गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त, क्योंकि हम बात किसके लिए कर रहे हैं? अधिगम संसाधन। अधिगम संसाधन के रूप में पुस्तकालय की बात कर रहे हैं। तो निश्चित है कि अधिगम के लिए खाली एक पुस्तक का होना पर्याप्त नहीं है। अगर अच्छे और श्रेष्ठ अधिगम की हम बात करते हैं तो उसके साथ में और भी ऐसे संसाधन हैं जो कि एक पुस्तकालय के अंदर सुरक्षित रखे जाते हैं। अब कौन से हैं? जैसे पुस्तक, फिल्म, पत्र,
पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ। फिर बाद में है ग्रामोफोन, रिकॉर्ड एवं अन्य पठनीय सामग्री। अगर हम पुस्तकालय की बात करते हैं तो पुस्तकालय में अधिगम के लिए जो प्रमुख साधन, अधिगम सामग्री, अध्ययन सामग्री जिसको हम कह सकते हैं, अध्ययन ठीक है। अध्ययन सामग्री के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुओं को वहां पर या कौन कौन सी सामग्री वहां पर एकत्रित की जाती है, रखी जाती है, सुरक्षित रखी जाती है? पुस्तक, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। हम लोगों को अमूमन किस चीज का पुस्तक पता है कि पुस्तक पाई जाती है, वहां रखी अनिवार्य रखी जाती है। पत्र पत्रिकाएं होती हैं, उनके अंदर मानचित्र होते हैं, हस्तलिखित ग्रंथ होते हैं और अन्य पठनीय सामग्रियां होती हैं। लेकिन अगर जैसे इसमें कहा जाए कि पुस्तकालय के अंतर्गत ये फिल्म, ग्रामोफोन, रिकॉर्डर आदि भी रखे जाते हैं, जिससे कि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिनको हम इन फिल्मों और ग्रामोफोन आदि के माध्यम से सुन देख सकते हैं। वर्तमान में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, वो आएगा कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट। कंप्यूटर एवं इंटरनेट, क्योंकि वर्तमान में और अभी इस वर्तमान में विशेष रूप से ई लाइब्रेरी का भी बहुत अधिक चलन चला है या बहुत असेंशियल हो चुकी है। इसीलिए कंप्यूटर का भी होना अनिवार्य है, क्योंकि हम आवश्यक नहीं है कि एक महाविद्यालय या एक विद्यालय अपने स्तर पर एक पूरी प्रॉपर ई लाइब्रेरी का निर्माण कर सके, अर्थात कि वह किसी अन्य ई लाइब्रेरी से भी कनेक्शन या उसकी फ्रेंचाइजीज ले सकता है और उसके आधार पर एक कंप्यूटर सिस्टम वहाँ पर होने चाहिए, जिनपे कि छात्र जिस भी साइट्स पे जिस भी तरह की एक बुक को पढ़ना चाहे वो बुक उसको वहाँ पर प्राप्त हो जानी चाहिए। तो कहने का मतलब अध्ययन सामग्री के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पठनीय, श्रवणीय और दृश्य संबंधित समस्त संसाधन वहाँ पर होने चाहिए, जिससे कि बालक के अधिगम में किसी भी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न ना हो। अब यहाँ बात आती है कि लाइब्रेरी के स्वरूप कितने प्रकार, कौन से ऐसे होती हैं लाइब्रेरी, किस प्रकार की होती है। आप लोग बहुत सारी लाइब्रेरीज को जानते हैं। तो जैसे प्रकार अगर हम देखते हैं तो उसमें पहला आता है सार्वजनिक, जो कि हम सब जानते हैं किसी भी शहर के किसी भी एक सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक भवन के अंतर्गत लाइब्रेरी का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि शहर का कोई भी बच्चा, बड़ा, बूढ़ा कोई भी वहां जाके अध्ययन कर सकता है। दूसरा है व्यावसायिक, यानी कि जिस भी व्यवसाय की सूचना या उससे संबंधित जो भी तथ्य या आंकड़े हमें चाहिए होते हैं वो हम वैसे लाइब्रेरी से प्राप्त करते हैं। सरकारी लाइब्रेरी, यानी कि इसमें सरकार से संबंधित या सरकार के द्वारा जो स्थापित की जाती है वह लाइब्रेरी। जैसे सार्वजनिक लाइब्रेरी है वह तो एक तरह से किसी सामाजिक संस्था के द्वारा भी स्थापित की जा सकती है, लेकिन सरकारी लाइब्रेरी सरकार के द्वारा जिसकी स्थापना की जाती है। अगली है चिकित्सा, फिर है
अनुसंधान, ठीक है ना। फिर विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं की, इससे विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं की, ठीक है। यानी कि पुस्तकालय के अगर प्रकारों पे हम नजर डालते हैं तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो कि किसी भी शहर में स्थापित किया जाता है, व्यावसायिक पुस्तकालय जिसके अंदर व्यवसाय से संबंधित सभी आंकड़े, तथ्य या सूचनाएं एकत्रित होती हैं, सरकारी पुस्तकालय जो कि सरकार के द्वारा जिसको स्थापित किया जाता है, प्लस यहाँ पर सरकार से संबंधित जो सूचनाएं, हमें सरकारी सूचनाएं जो है वो भी हम जो एक सार्वजनिक वो होनी चाहिए उनको भी हम आसानी से यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा निश्चित है कि मेडिकल, उसके अनुसंधान, क्योंकि अनुसंधान से संबंधित बहुत सारी भिन्न प्रकार की सूचनाओं की हमें आवश्यकता होती है जिसका कि यहाँ पर होना अनिवार्य है। उसके बाद विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाएं, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाओं में तो ये आवश्यक रूप से पाई ही जाती है। ये पुस्तकालय की जो प्रकार है इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि पुस्तकालय का केवल एक शिक्षण संस्थाओं में ही जरूरत नहीं होती है या वहीं पर आवश्यक नहीं होती है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में उससे संबंधित जानकारियों को जुटाने के लिए पुस्तकालय का होना अनिवार्य है माना जाता है। अगली बात यहाँ पर आती है कि यहाँ हम अभी सिर्फ पुस्तकालय क्या है या उसकी क्या है उसी को समझ रहे हैं, उसकी उपयोगिता पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमारा संसाधन के रूप में प्रयोग है, पहले तो सिर्फ एक पुस्तकालय की कोठारी कमीशन ने उसके बारे में भी क्या कहा है। उसके पहले जो हम बात कर रहे हैं वह करते हैं कि एक अच्छे पुस्तकालय की हमें जरूरत क्यों होती है। तो यहाँ पर एक अच्छे पुस्तकालय की जरूरत अच्छे पुस्तकालय की जरूरत क्यों होती है। तो अच्छे पुस्तकालय की जरूरत अगर आप सामने होते तो निश्चित है कि ये जवाब आप लोग खुद दे पाते हैं। तो मैं अपनी बात को बोर्ड पर लिखती हूँ, उससे पहले अगर है तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करें कि कौन कौन से जो जरूरतें हैं जिसकी पूर्ति के लिए हम पुस्तकालय को महत्वपूर्ण मानते हैं। बहुत छोटी मोटी तो बहुत सारी है, लेकिन मोटी मोटी जो मेन है जिसके बारे में हम सब जानते हैं वो कौन सी है। तो यहाँ सबसे पहली जो हमारी जरूरत है वह शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य यानी कि जो जरूरत है इसके अनुसार शैक्षिक कार्यों में, शैक्षिक प्रक्रिया में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से पुस्तकालय बहुत आवश्यक होता है। तो उसमें सबसे पहली चीज क्यों, उद्देश्य प्राप्ति के लिए, क्योंकि हम कोई भी शिक्षण कार्य करते हैं वो उद्देश्य को लेकर चलते हैं और उस उद्देश्य से संबंधित, उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है। और उस सामग्री को जुटाने के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि पाठ्य पुस्तकों के अंदर जो जानकारी दी गई होती है हमें उससे कुछ अलग भिन्न जानकारी की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कहूँ कि जब हम ऑनलाइन इस समय आपसे टीचिंग कर रहे हैं, आप लोग हमारे सामने नहीं हैं, हमें पता है कि बहुत सारी हो सकता है कि कुछ चीज़ें पॉइंट्स ऐसे होंगे कि शायद हमारी दृष्टि में वो सामान्य होंगे जिनको कि हमने यहाँ पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक न समझा हो, वो पॉइंट्स छूट सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं या आपके लिए किसी प्रकार की समस्या खड़ा कर सकते हैं। तो हम प्रयास ये करते हैं कि जो आपकी पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत दी गई है, जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंतर्गत जानकारी दी गई है, उससे अतिरिक्त और जितनी भी हो सकती है संभव, हर संभव जानकारी को हम जुटाएं और आप तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारी तरफ से प्रयास ये है कि किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने ना खड़ी हो। इसीलिए तो यही चीज बात है कि शिक्षण को गुणवत्ता, शिक्षण प्रक्रिया को गुणवत्ता
तक पहुंचाने के लिए, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जितने भी संसाधन हैं और जितनी भी सूचनाएं हैं वो समस्त छात्रों तक पहुंचने के लिए जो पुस्तकालय के माध्यम से आसानी से पहुंचती है। फिर अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है इसीलिए ये शिक्षण प्रक्रिया का गुणवत्ता को बढ़ाती है। फिर तीसरी है पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या को पूर्ण करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत अधिक सहयोग प्रदान करती है। और निर्देशन कार्य, यानी कि इन सभी के माध्यम से हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण आगे बढ़ा सकते हैं या उसमें गुणवत्ता लाने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए हमको पुस्तकालय की आवश्यकता अधिक होती है। यहाँ पर में कोठारी कमीशन ने 1960 शिक्षा आयोग में कोठारी कमीशन शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन ये है 1964 एंड 66, ठीक है ना। इन्होंने पुस्तकालय की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है पुस्तकों का संग्रह यहाँ तक कि पुस्तकों का संग्रह यहाँ तक कि अच्छी पुस्तकों का यहाँ तक कि अच्छी पुस्तकों का संग्रह, एक अच्छे पुस्तकालय की का संग्रह एक अच्छे पुस्तकालय की रचना नहीं कर सकता, नहीं करता है। एक पुस्तकालय को एक पुस्तकालय को एक विद्यालय के बौद्धिक जीवन का केंद्र होना बौद्धिक जीवन का केंद्र होना चाहिए, जो अध्ययन एवं निजी पठन जो अध्ययन एवं
के लिए सभी संसाधन उपलब्ध हों। इस एक शांत स्थान इसे शांत स्थान होना चाहिए, शांत स्थान होना चाहिए जो एक ऐसा वातावरण प्रदान करे जो एक ऐसा वातावरण प्रदान करे जहां अध्ययन एवं पठन को प्रोत्साहन मिले, और आरामदायक फर्नीचर से सुसज्जित हो। फर्नीचर से सुसज्जित हो। अगर हम कोठारी आयोग के इस शब्दों को देखें तो उन्होंने, अगर हम ये कहते हैं कि कोठारी आयोग की स्थापना एक नई शिक्षा नीति का सर्व मसौदा तैयार करने के लिए की गई थी और शायद यही था, कोठारी आयोग ही था जिसने प्रथम बार प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालय स्तर तक के सभी क्षेत्रों पर अपनी संस्तुतियां प्रदान की। जब इतनी विस्तृत उन्होंने संस्तुतियां प्रदान करी, उसमें अधिगम पर कितना उन्होंने बल दिया, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए जितने अधिगम संसाधन थे उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इतने बड़े मसौदे में पुस्तकालय के संबंध में भी बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए। अगर उन विचारों को हम देखते हैं तो उन्होंने क्या कहा, पुस्तकों का संग्रह, यहाँ तक कि अच्छी पुस्तकों का संग्रह एक अच्छे पुस्तकालय की रचना नहीं करता है। यानी कि बहुत अच्छी पुस्तकों का हमने कलेक्शन कर लिया, हम बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स के बहुत अच्छी अच्छी किताबों को हमने लाकर उस पुस्तकालय में रख दिया, तो वो एक पुस्तकालय का निर्माण नहीं करेगी। केवल इन पुस्तकों से पुस्तकालय की रचना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक पुस्तकालय को एक विद्यालय के बौद्धिक जीवन का केंद्र होना चाहिए। यानी कि एक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है कि किसी भी विद्यालय की बौद्धिक जीवन, यानी कि वहाँ का बौद्धिक जीवन कौन है? बच्चे। उन बच्चों को केंद्र में रख कर और उसका निर्माण किया जाना चाहिए। अर्थात कि यहाँ इस बात को ध्यान में रखा जाए कि केवल पुस्तकों के संग्रह मात्र से पुस्तकालय की रचना नहीं होती है। पुस्तकालय की रचना कब होगी? जब ऐसे पुस्तकों हों जो कि किसी भी विद्यालय के बौद्धिक जीवन, यानी कि वहाँ के बच्चे जो छात्र हैं, जो कि उनको पढ़ने वाले हैं, जिनके लिए वो उनकी पुस्तकालय की स्थापना की गई है, अगर वही उन बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होगी तो ऐसे पुस्तकालय
सजावट की वस्तु बनकर रह जाता है। इसीलिए बौद्धिक जीवन को केंद्रित होना चाहिए, जो अध्ययन और निजी पठन के लिए सभी संसाधन उपलब्ध हों, यानी कि जहां अध्ययन यानी कि शिक्षण कार्य के लिए, और निजी पठन यानी कि स्वाध्याय के लिए, यानी कि अध्यापक और छात्र अध्यापन का कार्य कौन करेगा? छात्र और अध्यापक। और निजी अध्ययन यानी कि दोनों के लिए अपने व्यक्तिगत सूचनाओं के लिए मतलब व्यक्तिगत जो जानकारी, व्यक्तिगत स्तर पर कोई सूचना अगर आप चाहते हो तो उसके लिए, यानी कि सीधी बात है कि पढ़ने और निजी अध्ययन स्वयं के स्वाध्याय के लिए सभी संसाधन उपलब्ध हों, जिसमें कि जितने आवश्यक, चाहे आपको हमने जितने भी लिखे थे उससे पहले कि पुस्तकें तो होंगी ही होंगी, उनके साथ में फिर बाद में फिल्म होगी, रिकॉर्डर होगा उसमें, फिर बाद में मानचित्र वगैरह, पत्र पत्रिकाएं, जर्नल्स, मैगजीन्स जितने भी हैं वो सब कुछ उसके अंतर्गत संकलित होने चाहिए, जिससे कि शिक्षण विषय वस्तु से अतिरिक्त भी बालक कई सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है जो उसे आसानी से प्राप्त हो, और इसे शांत स्थान होना चाहिए, अर्थात कि पुस्तकालय ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर कि किसी भी प्रकार का शोर शराबा ना हो। आप भी जानते हैं या आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं कि आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना चाह रहे हैं और उस स्थान पर यदि शोर शराबा हो रहा है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, भले ही चाहे किसी कार्य की विशिष्टता के कारण उन्हें आपस में चर्चा करनी पड़ रही है, लेकिन उनकी चर्चा आपके ध्यान केंद्रित करने की प्रयास को भंग करती है, अर्थात कि आप स्टडी के लिए कंसंट्रेट करना चाहते हैं लेकिन वो कंसंट्रेशन आपको नहीं मिल पाता है। इसीलिए पुस्तकालय के लिए स्पेशली उन्होंने कहा है कि वह एक शांत स्थान होना चाहिए और जो एक ऐसा वातावरण प्रदान करे, क्या वातावरण, क्योंकि शिक्षण के लिए वातावरण का होना बहुत जरूरी है, अध्यापन के लिए, अध्ययन के लिए वातावरण का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ऐसा वातावरण प्रदान करे जहां अध्ययन एवं पठन को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि मोटिवेशन जब तक शांत वातावरण नहीं होगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, आप किसी चीज को बहुत गहराई से पढ़ना चाहते हो, ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जब तक ध्यान केंद्रित नहीं होगा आपको पढ़ने में रुचि नहीं आएगी। इसीलिए आवश्यक है कि ऐसा वातावरण प्रदान करें जिसमें कि अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहन मिल सके, पठन को प्रोत्साहन मिल सके। और उसमें एक बात और कही गई है, वो है आरामदायक फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमेशा ऐसा होना चाहिए, यानी कि टेबल और चेयर ऐसी होनी चाहिए जिस पर कि बालक को बैठकर, छात्र को बैठकर, यहाँ तक कि अध्यापक को बैठकर और पढ़ने में असुविधा ना हो। कई जगह हमने देखा कि चेयर्स तो होती हैं लो लेवल की और टेबल्स होती हैं हाई लेवल की, जो कि बालक के यहाँ तक आती है। जब टेबल यहाँ तक आती है तो निश्चित अगर वो नोट्स बनाना चाह रहा है तो उसको इतना हाथ ऊपर करना पड़ेगा, या बुक पढ़नी है तो उसको यूं करके बुक को पढ़ना पड़ेगा, या फिर बुक को ऐसे सीधा रखना पड़ेगा। तो ऐसे में सिद्धांततः कहा जाता है कि टेबल बालक के यहाँ तक नाभि से कुछ ऊपर तक ही आनी चाहिए, जिससे कि ना तो उसे झुकना पड़े और ना ही उसे बहुत अधिक हाथों का जिसमें लेवल, यानी कि यहाँ तक, जैसे ये मेरे यहाँ, तो यहाँ तक इजीली बालक उसको लिख सके, इतने लेवल पर ही जो है वो आनी चाहिए, यानी कि तभी वह सुविधादायक होता है। इसीलिए कहा गया है कि फर्नीचर भी आरामदायक और सुविधाजनक होना चाहिए। अर्थात हम स्कूढ़ारी कमीशन की इस बातों को देखें तो पुस्तकालय में इन्होंने स्पष्ट कहा है कि बड़े बड़े राइटर्स की और महान शिक्षाविदों की पुस्तकें एकत्रित कर लेने मात्र से वह पुस्तकालय अच्छा या अधिगम संसाधन के रूप में उपयोगी हो, ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि उस विद्यालय के जो बौद्धिक जीवन है, यानी कि बालकों का जो बौद्धिक स्तर है, उसी के अनुकूल उसको होना चाहिए। हम उसमें बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं तो इस
इसका मतलब हम क्या है कि ऐसी भाषा, इस तरह की पुस्तकें रखें जिनको कि बालक आसानी से पढ़ सके। हम बहुत कठिन भाषा में या बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें रख देंगे तो उन पुस्तकों को देख के बच्चा घबरा जाएगा, या उसकी भाषा को पढ़ के बच्चा घबरा जाएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, तो उसकी रुचि उसमें समाप्त हो जाएगी। इसीलिए पाठ्य पुस्तकालय के अंतर्गत ये बात बहुत अनिवार्य है कि पुस्तकालय मतलब जो है उसमें बालक के उपयोगिता, जीवन से उपयोगिता के लायक पुस्तकालय हो और उसमें उसको शांत वातावरण मिले जिससे कि वो प्रोत्साहित होकर और आरामदायक फर्नीचर के आधार पर कि उसके लिए जिसमें एक अध्ययन और स्वयं पठन के लिए प्रोत्साहन मिल सके। तो आशा करती हूँ कि आपको पुस्तकालय क्या है ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो यहाँ हम ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि पुस्तकालय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा होमवर्क का वो है पुस्तकालय की अवधारणा स्पष्ट। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।